everyone, welcome back to my channel. Today our topic is छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959. इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये टॉपिक है बहुत ही बड़ा, पर एक साथ हम एक ही वीडियो में इसे कवर नहीं कर सकते, तो हम इसके कुछ चैप्टर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले इसमें जो कुल लेसन जो होते हैं वो कुल लेसन 19 होते हैं. इसमें कुल सेक्शन 264 होते हैं और ये 3 अनुसूचियां होती है, 3 शेड्यूल्स में होते हैं. तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे इसमें हम इसमें कुल 4 लेसन को डिस्कशन करेंगे. लेसन फर्स्ट, जिसमें हम इसके कुछ शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशंस के संबंध में जानेंगे. सेकेंड लेसन में हम बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के संबंध में जानेंगे. थर्ड लेसन में हम अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर्स एंड पावर्स के बारे में जानेंगे. और फोर्थ लेसन में हम रिवेन्यू ऑफिसर एंड रिवेन्यू कोड के संबंध में जानेंगे. तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड 1959, इसे हम पहले मध्य प्रदेश लैंड रिवेन्यू कोड 1959 के नाम से जानते थे, पर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, जहां पर मध्य प्रदेश जो लैंड रेवेन्यू कोड में 2000 तक जितने भी नियम कानून और जो भी उसमें संशोधन संहिता में किए गए थे, उन सभी को छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा अपनाया गया था. तब से छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 बना. इसके सन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ इसके नाम में परिवर्तन किया गया. और 2000 के बाद जो भी संशोधन हुए थे या करना था वो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के द्वारा ही करना था. तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 1 में आता है और सेक्शन 78 के तहत इसे अपनाया गया था. इसके बाद हम जानेंगे सेक्शन 2. सेक्शन 2 जो हमें बताता है कुछ ऐसी शब्दावली है इस पूरे संहिता में जिसे कि परिभाषित किया गया है, परिभाषा डेफिनेशन के थ्रू से डिस्क्राइब किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके संबंध में मैं आपको बताऊंगी. इसका मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी, डिटेल्स आप बुक से देख सकते हैं, ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए है. जैसे कि आबादी, अगर ग्राम के किसी भूमि को आरक्षित किया जाता है तो उसे आबादी कहते हैं. यदि शहरी स्थान पर किसी भूमि को आरक्षित किया जाता है तो उसे पट्टे की जमीन कहते हैं. उसके बाद आता है कृषि. कृषि से एग्रीकल्चर से मतलब है कि जिस भूमि पर आपका पारिश्रमिक लगा हो वो कृषि कहलाता है. उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर ईयर. छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के द्वारा ईयरली वंस 1 जुलाई को कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है. उसके बाद आता है एक्चुअल एग्रीकल्चर. एक्चुअल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अगर आपने सिर्फ भूमि को लेकर अपने समक्ष ही रख लिया है तो वो उसका एक्चुअल एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है, उसे उस भूमि पर खेती करना आवश्यक होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है. गवर्नमेंट फॉरेस्ट, जो कि वन अधिनियम 1927 के द्वारा संरक्षित और आरक्षित वनों का गठन किया गया. रेंट लगान, जो भूमि होती है, मौसमी कृषक होते हैं, जो भी वो उत्पादन करते हैं और उसके संबंध में जो भी लगान वो भरते हैं उसे रेंट कहते हैं. रिवेन्यू ऑफिसर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके जो राज्य अधिकारी होते हैं उनको जो भी निर्देश या उनके कृत्यों के लिए जो भी निर्देश दिया जाता है उसे रिवेन्यू ऑफिसर कहते हैं. सर्वे नंबर, मतलब जितना भी भूमि होता है उन सभी को एक क्रमांक दिया जाता है, उसे सर्वे नंबर्स कहते हैं. उसके बाद आता है आपका टिमर ट्री. टिमर ट्री का मतलब होता है इमारती वन, जैसे कि आपका शीशम,
सागौन, साल, हल्दी, इन सब के जो वृक्ष होते हैं ये सारे इमारती वन के अंतर्गत आते हैं। भूमि, भूमि का मतलब होता है लैंड का मतलब, चाहे वो लैंड किसी धरती के कितने भी गहराई में ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी की सतह के बहुत नीचे भी वो भूमि क्यों ना हो, वो लैंड कहलाती है। उसके बाद आता है आपका अर्बन एरिया। राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अर्बन एरिया मान लिया जाता है। उसी प्रकार से आपका विलेज होता है, जो किसी ऐसे क्षेत्र को विलेज घोषित कर दिया जाता है। मैंगो ग्रो मतलब होता है आम्रकुंज। भूमि का वह भाग जहां पर आम के जो वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष जो होते हैं, जिनके द्वारा आपको जो भी आम प्रदान होते हैं बड़े होने के बाद, तो ये ध्यान रखा जाता है कि उस जो भूमि है उसका प्रयोग किसी अन्य कार्यों के लिए तो नहीं किया जा रहा है, वो संरक्षित है कि नहीं उन आम्र वृक्ष के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मैंगो ग्रो। उसके बाद आता है आपका जो लैंड टेनर, मतलब राज्य सरकार से जो भी भूमि ली जाती है उसे लैंड टेनर कहते हैं। उसके बाद आपका आता है टू कलेक्टिव पर्सनली, मतलब होता है स्वयं खेती करना। जिस भूमि पर आप स्वयं खेती नहीं करेंगे वो आपकी भूमि नहीं कहलाएगी, आपको उस भूमि पर स्वयं खेती करना होगा। उसके बाद आता है आपका लैंडलेस लैंड, मतलब होता है कि अगर कोई परिवार है वो संयुक्त है तो वहां पर जैसे कि आपका माता पिता भाई बहन है, तो वहां पर जो यह चेक करना होता है कि जो भूमि है वो उसकी अपनी है या वो भूमिहीन है। ठीक है, लैंडलेस है। उसके बाद आता है आपका होल्डिंग। होल्डिंग से मतलब होता है कि जो भी भूमि का भाग होता है जो टुकड़े टुकड़े में होता है और जिसमें कि राजस्व जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, तो वहां पर रेवेन्यू फिक्स होता है, तो वहां पर जो भाग होता है उसे होल्डिंग कहते हैं, खाता कहते हैं। ठीक है, तो जो इम्प्रूवमेंट होता है वो इन्हीं खातों पर किया जाता है, इन्हीं पर इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के जो डेफिनेशंस है इसको सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफरेंट क्लॉजेस के साथ में बताया गया है। आप इसका जो सेक्शन है वो आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लेसन 3 में, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और उसके पावर से है। तो यहाँ पर जो सेक्शन है वो सेक्शन 11 लगता है। यहाँ पर वो जो पावर यूज करता है नियुक्ति के लिए, जहाँ पर वो कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नवाब तहसीलदार की वो नियुक्ति करता है। उसके बाद आपका आता है जो सेटलमेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सेटलमेंट कमिश्नर, डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर, इन सब की नियुक्ति की जाती है। उपखंड अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, डिप्टी सेटलमेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है लेसन 3 के अंतर्गत। तो ये सारे जो भी नियुक्तियां होती है ये राज्य सरकार के जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनको ये पावर्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे लेसन 4 में, जहां पर जो राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय, इन दोनों के जो पावर्स है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले तो इन्हें भूमि का प्रवेश करना और उसका संरक्षण करने का पावर होता है।
उसके बाद आता है कि ये जो भी इनके मामले होते हैं उन्हें वो हस्तांतरित कर सकती है, ठीक है, किसी और अपर लेवल के अधिकारियों को, और उन अधिकारियों से भी मामले को उनसे अपर लेवल के अधिकारियों को भी हस्तांतरित कर सकती है। किसी व्यक्ति को दस्तावेज के साथ में न्यायालय में प्रवेश होने और साक्षियों से साक्ष्य लेने के लिए जो राजस्व अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की जाती है, और साक्षियों को ये मजबूर किया जाता है कि वो न्यायालय में साक्ष्य के लिए प्रस्तुत हो। खर्चा प्राप्त करने का अधिकार और नियम बनाने का अधिकार, तो ये सारे जो पावर्स होते हैं, ये सारे पावर्स जो होते हैं वो राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ शॉर्ट डिटेल्स हमने जाना है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के संबंध में। आप इसे इजी से लिख सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको कुछ नए वीडियोस के साथ में। थैंक यू।